हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 11 रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग स्टॉक मार्केट ऑपरेशन। सो प्रीवियस यूनिट में हमने देखा था कि एक एक्ट था, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो ये वाला एक्ट पास हुआ था इन द ईयर 1956। ये पास हुआ था इन द ईयर 1956 एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन 1957। तो इसमें प्लस इसके अलावा एक और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स, ये दोनों चीज़ें भी फ्रेमवर्क हुए थे। सो 1957 में ये दो चीज़ें हमको मिले एंड इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट को काफ़ी सारे पावर दिए गए। गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर दिए गए, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। फिर वो सारे पावर्स किसके पास चले गए, फिर सेबी की स्थापना हुई एंड सेबी के पास ये सारे पावर चले गए। बट कुछ पावर ऐसे भी हैं जो कि जॉइंटली ये दोनों देखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिल देखती है एंड सेबी भी स्टिल देखती है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम एक बार ऊपर से कवर अप कर लेते हैं कि ऐसी और क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे सेबी प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये ओवरसी करते हैं। सबसे पहला आपका होगा रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। सो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, स्टॉक एक्सचेंज को अगर रिकॉग्निशन चाहिए, सो अ स्टॉक एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू द सेबी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के थे वो किसके पास चले गए हैं, वो चले गए हैं हमारे सेबी के पास। सो कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज XYZ। अब इस स्टॉक एक्सचेंज ये चाहता है कि ये रजिस्टर हो जाए, रिकॉग्नाइज हो जाए। सो रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और एप्लीकेशन किसको देना पड़ेगा, सेबी को देना पड़ेगा, क्योंकि सेबी इज अवर रेगुलेटर। सो वी हैव सेबी एज आवर रेगुलेटर एंड रेगुलेटर को हमें क्या देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एंड इस एप्लीकेशन के साथ जो है देयर शुड बी अ कॉपी ऑफ द बायलॉज ऑफ द पर्टिकुलर एज प्रिस्क्राइब। जो भी बायलॉज है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो सब बायलॉज प्लस ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी बायलॉज है ये सारे पेपर जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा, किसको, सेबी को। It must also attach a copy of the rules relating in general to the constitution of the stock exchange and in particular to various composition। तो इसमें अब ये चीज़ें तो है, एप्लीकेशन उसको फाइल अप करना पड़ेगा। सो इन सब के साथ साथ एक कॉपी भी होना चाहिए, प्लस अ कॉपी ऑफ रूल्स। इन रूल्स में लिखा होगा कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, इस स्टॉक एक्सचेंज का कॉम्पोजिशन किस हिसाब से होगा एंड इसका जो गवर्निंग बॉडी है, उस गवर्निंग बॉडी के पास क्या क्या पावर होगा। सेकेंडली, द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस बियरर्स। जितने भी ऑफिस बियरर्स हैं इस स्टॉक एक्सचेंज में, जो भी आपने पोजीशन रखा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, जो भी मैनेजर्स है, टॉप के जो लोग हैं, इन सब के पास कितने लोगों के पास कितना पावर होगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लस इनका ड्यूटीज, इन लोगों को क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करना है, वो भी साफ साफ आप जो है कॉपी ऑफ रूल्स में लिख के आप दोगे। नेक्स्ट आप दोगे details with respect to the eligibility of admission, the eligibility, admission, expulsion of various classes of the members। तो आप क्या, किस एलिजिबिलिटी, किस आधार पे किसी डायरेक्टर को चुनते हो या किस आधार पे किसी मैनेजर को चुनते हो, तो उनका क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, वो सारा क्राइटेरिया विथ रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन वो आप रिटर्न डाउन आप प्रॉपर लिख के बताओगे। प्लस एक्सपल्शन एक्सपल्शन, अगर आपको किसी को निकालना है, किसी डायरेक्टर को बाहर करना है, किसी टॉप एग्जीक्यूटिव को बाहर करना है, तो उसके लिए आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे। सो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एडमिशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपल्शन, इन दोनों के विथ रिगार्डिंग जो भी आपने रूल्स बनाए हैं वो रूल्स आप यहाँ पे अगेन आप दोगे। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एज मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन केस वेयर द रूल्स प्रोवाइडेड फॉर सच मेंबरशिप। आप ये भी देखोगे कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एज मेंबर्स, तो इन सब के लिए जो भी प्रोसीजर है ना आपका, यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, आप बस ये बता रहे हो कि हम
हम एज अ स्टॉक एक्सचेंज हम रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं, हमारा XYZ स्टॉक एक्सचेंज है, हम रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं, हमारे ये रूल्स है, हमारे यहाँ पे एडमिशन के लिए ये प्रोसीजर है, हमारे यहाँ पे अगर हम किसी को निकालते हैं तो ये प्रोसीजर है, हम जिन लोगों को अपॉइंट करते हैं उनके पावर्स ये हैं, उनके ड्यूटीज ये हैं, उनको नॉमिनेट, अगर हम बात करें नॉमिनेशन की, किसी रिप्रेजेंटेटिव को रखने की, अपॉइंट करने के लिए या फिर नॉमिनेट करने के लिए, कुछ भी जो भी प्रोसीजर है ना आपका, आप A to Z सारा प्रोसीजर जो है नोट डाउन करके आप इसमें कॉपी ऑफ रूल्स में भी आप सबमिट करोगे। सो आपको 3 चीजें यहाँ पे, अगर आपको एज अ स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज होना है तो आप क्या करोगे, यू हैव टू सबमिट बायलॉज को कॉपी, कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी एंड कॉपी ऑफ ऑल दीज रूल्स। एंड ये सारा भाई सबमिट किसको होगा, सबमिट होगा सेबी को, क्योंकि सेबी ही क्या है, रेगुलेटर है। अब क्या ये सब देते ही आप एक्सेप्ट हो जाओगे? आपको 3 चीजें बताई गई कि बायलॉज है, कॉन्ट्रैक्ट है, बायलॉज यू हैव फर्स्ट थिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉपी ऑफ रूल्स। क्या इन तीनों चीजों को देने के बाद क्या आप एक्सेप्ट हो जाओगे? एक्सेप्ट होने के लिए भी बस यही कंडीशंस है कि आप जो रूल्स दे रहे हो और जो बायलॉज की कॉपी सब दे रहे हो, ये सारा जो है पहले से ही जो भी कंडीशंस है, it should have been prescribed with a view to ensure fair dealing and protect the investor. So सेबी देखो बस यही चाहता है, सेबी एक रेगुलेटर है एंड वो चाहता है कि किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ ना हो, एंड किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ ना हो वो इसको इंश्योर कैसे करेगा, वो इसको इंश्योर करेगा बाय इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो हमारा सेबी बस यही चाहता है कि जो भी इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। सो आप ये जो रूल सबमिट कर रहे हो, ये बायलॉज सबमिट कर रहे हो, आप इस कंडीशन में सबमिट करोगे कि ये रूल्स सारे ऐसे रूल्स हैं कि हम जो है फेयर डीलिंग इंश्योर करेंगे, वी विल इंश्योर फेयर डीलिंग, किसी भी तरह का अनफेयर काम नहीं होगा, और हम ये जो इन्वेस्टर है हमारा, इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा वो हम एज अ स्टॉक एक्सचेंज वो ये भी बोलेंगे कि भाई हम जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहे हैं रिकॉग्नाइज होने के लिए, प्लस इसके अलावा अगर सेबी कुछ भी नई चीज इम्पोज करता है, कोई नया कंडीशन लगाता है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। हम सेबी के कुछ भी कंडीशंस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ये भी आप बोलोगे। एंड इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड एंड ऑल्सो द पब्लिक इंटरेस्ट टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू दिस स्टॉक एक्सचेंजेस। एंड आप फाइनली ये भी बोलोगे कि भाई अगर आप हमको रिकॉग्नाइज करोगे एज अ स्टॉक एक्सचेंज तो ये इसमें सभी का फायदा होगा, पब्लिक का भी फायदा होगा, हमारे जो है एज अ कंट्री हर चीज का फायदा होगा। हमारे यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा कल्चर हम एक बनाएंगे इन्वेस्टमेंट का, बहुत फंडिंग, पूल ऑफ फंडिंग हम कर पाएंगे, इससे कि हमारा डेवलपमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप फाइनली बोल सकते हो कि डेवलपमेंट वगैरह होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये सारा रिकॉग्निशन ग्रांट करने के लिए, रिकॉग्निशन मिलने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड, वो आपको सबमिट करना ही करना है। प्लस यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी सबमिट कर रहे हो उसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट आपको ध्यान देना है कि आपका सारे रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी इन्वेस्टर फ्रेंडली, इट शुड बी फेयर, कोई भी अनफेयर टाइप का चीजें कुछ भी नहीं होगा। प्लस आप जो भी करोगे उसमें पब्लिक का ही इंटरेस्ट, हम जो है पब्लिक के इंटरेस्ट में ही सब काम करेंगे। सो आपको ये बोलना होगा जिससे कि आपको रिकॉग्निशन जो है और अच्छे से और जल्दी से मिल जाए। इसके अलावा देखो भाई कुछ कंडीशंस भी रहेगा, आपको उन कंडीशंस को भी आपको जो है मानना पड़ेगा। कंडीशंस जैसे नॉर्मल कंडीशंस है, जैसे कि आपका जो मेंबर्स जो है प्रॉपरली क्वालिफाइड होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन ऑफ योर मेंबर्स रहेगा। सेकेंड विल बी द मैनर इन विच द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एंटर्ड इनटू एंड एनफोर्स्ड एज बिटवीन द मेंबर्स, कि किस तरीके से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हो। इसके अलावा जो है मैनर हो गया, मैनर कॉन्ट्रैक्ट एंटर का। देन आप जो है गवर्नमेंट बॉडी या फिर गवर्नमेंट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट को आप जो है कितना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस हिसाब से है। देन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ मेंबर्स एंड देयर ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं
उन मेंबर्स का जो आपका जो मेंटेनेंस है वो किस हिसाब से होगा, इनका ऑडिट जो है किस हिसाब से होगा। तो ये सारा चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे कुछ कंडीशंस है, ये जनरल चीज़ें है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा फॉर रिकग्निशन। नाउ where the recognition is refused, an opportunity must be given to the applicant stock exchange to be heard in the matter। अब ये सब करके भी अगर आपको रिकग्निशन नहीं मिला, आप फेल हो गए, आपको जो है रिकग्निशन नहीं मिला किसकी तरफ से, सेबी की तरफ से, तो आपका जो है एक मौका मिलेगा आपको कि आपकी बात वो सुनेंगे। ओके, सो जो भी देखो, जिस भी रीज़न से सेबी ने आपको जो है रिजेक्ट किया है वो रीज़न आपको जो है कम्युनिकेट किया जाएगा। आपको जो है राइटिंग में जो है वो कम्युनिकेट करके जो है सेबी बताएगा, प्लस आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देगा आपकी बात रखने का कि हम क्यों आपको रिकॉग्नाइज करें, तो एक मौका ज़रूर आपको मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट, हमने क्या देख रहे हैं अभी, अब हम देख रहे हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, कि अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज करवाना है तो उसके विथ रेस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सम ऑफ द रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉक एक्सचेंज। अब हर स्टॉक एक्सचेंज का कुछ ना कुछ रूल्स होना चाहिए। रूल्स जैसे कि पहला रूल हो गया आपका रिस्ट्रिक्शन ऑफ वोटिंग राइट ऑफ मेंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर प्लेस्ड बिफोर द स्टॉक एक्सचेंज एट एनी मीटिंग। ये जैसे पहला रूल हो गया, ये रूल जो है बहुत ज़रूरी है। आप जो है वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर, उसके रिस्ट्रिक्शन के बारे में विथ रिस्पेक्ट टू एनी मीटिंग, कोई भी मैटर अगर रखा जाए तो उस केस में रिस्ट्रिक्शन आप कैसे करोगे वोटिंग राइट ऑफ मेंबर का, वो रिगार्डिंग। सेकेंड अगर हम रूल की बात करें, the second rule is with respect to regulation of voting right in respect to any matter placed before the stock exchange at any meeting so that each member may be entitled to have only one vote. Now only one vote only irrespective of his share of the paid up equity capital of the stock exchange। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई सबसे पहले तो हम रिस्ट्रिक्शन के बारे में बोलेंगे कि वोटिंग राइट्स का रिस्ट्रिक्शन के बारे में बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनी मीटिंग। फिर हम ये बोलेंगे कि एक मेंबर का इक्वल वन वोट। सो एक मेंबर का एक ही वोट गिरना चाहिए। अगर वो मेंबर बोले भाई मेरे तो शेयर बहुत ज़्यादा हैं, मैं दूसरे लोग जो उनका शेयर कम है मैं उनके इक्वलेंट क्यों मेरे को वोटिंग राइट्स दिया जा रहा है, मुझे तो ज़्यादा वोटिंग राइट दिया जाना चाहिए, तो ये गलत है। आप जो है किसी के शेयर के आधार पे कि कितना वो ओन करता है उसके आधार पे नहीं दोगे वोटिंग राइट। आप एक मेंबर, चाहे वो थोड़ा शेयर ओन करता हो चाहे वो ज़्यादा ओन करता हो, वो वन मेंबर के पास खाली एक ही वोट वो देगा। The third one is restriction on the right of a member to appoint another person as his proxy to attend and vote at a meeting of the stock exchange। तो यहाँ पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताया गया है ऑन द राइट ऑफ अ मेंबर का राइट रहता है कि वो किसी और बंदे को, अब जैसे ये जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, ये टूर्स वगैरह करते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो कभी कभार क्या होता है, मीटिंग रहता है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग रहता है, उस मीटिंग में ये लोग डायरेक्टली जा नहीं पाते तो ये लोग अपने प्रॉक्सी को भेज देते, कोई और बंदे को भेज देते इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब यहाँ पे उसके बारे में, उसके रिस्ट्रिक्शंस वगैरह के बारे में जो है वो डिटेलिंग दी गई है। लास्ट हम देखें दैट इज सच इंसिडेंशियल कॉन्सिक्वेंशियल एंड सप्लीमेंट्री मैटर्स एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑफ दिस मैटर स्पेसिफाइड। तो इसके अलावा और भी कुछ भी रहता है, कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट रहता है तो वो सारा जो है वो ये रूल्स एंड रेगुलेशन में आते हैं। सो एवरी स्टॉक एक्सचेंज का, हर स्टॉक एक्सचेंज का अपना जो है कुछ यूनिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए जिसमें ये सारे जो अभी जो बताया ये बेसिक चीजें हैं ये सब जो है होना चाहिए। Now rules made and amended as above have to be approved by the central government, SEBI and then published in the official gazette. Now कुछ भी रूल बनता है, कोई भी नया रूल बनता है या फिर कोई भी नया रूल में अमेंडमेंट होता है, सो अमेंडमेंट के केस में या फिर नए रूल को एडिशन, उस केस में, दोनों केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका? या तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का
जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका या फिर सेबी का, क्योंकि सेबी हमारा रेगुलेटर है। एंड जब वो अप्रूव हो जाए तो आप क्या करोगे, आप उसको ऑफिशियल गेजेट में जो है छापोगे। जो न्यूज़पेपर की बात हम कर रहे थे उन सब में और ऑफिशियल गेजेट होते ये सब में जो है आप क्या करोगे, आप पब्लिश करोगे। सो दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू रूल्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट आपको बताया गया था कि बायलॉज जो है वो सबमिट करना पड़ता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि बायलॉज जो होता है, जो सबमिट होता है सेबी को, तो उसमें जो है क्या क्या चीज़ें लिखी गई रहती हैं। तो बायलॉज में बेसिकली जो चीज़ें लिखी गई रहती हैं, जो पहला रहेगा आपका वो उसमें आपका पहला रहेगा कि भाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मार्केट एंड रेगुलेशन ऑफ द आवर्स ऑफ ट्रेडिंग, कि मार्केट खुलेगा कब, बंद कब होगा, और जो आवर्स ऑफ ट्रेडिंग है किस टाइम में जो है एक्चुअल बाय और सेल जो है वो हो सकता है, वो सबके बारे में जो है डिटेल यहाँ पे आपका रहेगा। सेकेंड विल बी अ क्लियरिंग हाउस फॉर द पीरियोडिकल सेटलमेंट। यहाँ पे सेटलमेंट के लिए जो भी बाय सेल होता है उसका सेटलमेंट करने के लिए सेटलमेंट हाउसेज रहते हैं। तो यहाँ पे जो है एक क्लियरिंग हाउस रहेगा जिसका काम होगा सेटलमेंट करना, पीरियोडिक सेटलमेंट करेगा ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिफरेंसेस देयर अंडर, डिलीवरी एंड पेमेंट फॉर सिक्योरिटी, पासिंग ऑफ द डिलीवरी ऑर्डर्स एंड रेगुलेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सच क्लियरिंग हाउसेस। सो क्लियरिंग हाउसेस का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस का मेन पर्पस यही रहता है कि जब भी आप बाय सेल करो, जब भी आप कोई चीज खरीदते हो, वो आपके अकाउंट में शो होता है ना। और जब भी आप जो है कुछ जैसे कंपनी का अकाउंट जो होगा, आपने तो यहाँ से खरीदा, आप यहाँ से खरीदोगे तो आपके अकाउंट से जो है मनी डेबिट होगा, आपके अकाउंट से फंड जो है वो डेबिट होगा, एंड आपके अकाउंट में क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा रिस्पेक्टिव शेयर्स। एंड इसका उल्टा कंपनी के अकाउंट में होता है। जिस कंपनी का आप शेयर खरीदते हो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है पैसा, और उसके पास से उतने शेयर डेबिट हो जाते हैं, और वो शेयर जो है आपके पास आके क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, अब यहाँ पे आप तो बस एक बटन क्लिक करते हो, पर उसका जो एक्चुअल सेटलमेंट प्रोसेस है वो प्रोसेस करने का काम हमारे क्लियरिंग हाउसेस का रहता है। एंड क्लियरिंग हाउस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि टाइम से टाइमली सेटलमेंट, ये लेन देन का जो है सिस्टम, इसमें टाइमली सेटलमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूज वॉल्यूम में ये बाय सेल होता है। ये छोटे मोटे अमाउंटों में नहीं, एकदम करोड़ों में ये खेल होता है। एंड हम तो बस एक कंपनी की बात करें, इतने सारे कंपनीज का जो है वर्ल्ड वाइड के जितने भी कंपनीज है, बहुत सारे कंपनीज का जो है शेयर एक्सचेंज सेल होता है। तो इन सब का जो है अकाउंटिंग करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी का अकाउंट डेबिट उतने शेयर से एंड क्रेडिट होगा शेयर से आपके अकाउंट में, तो ये सब करके रखना बहुत ज़रूरी है। एंड ये सब जो है बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, जो कि काम है हमारे क्लियरिंग हाउसेस का, ये भी जरूरी है इसका होना। देन थर्ड वन इज द नंबर एंड क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स in respect of which settlement shall made or differences paid through the clearing houses। So यहाँ पे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की बात कर रही हुई हैं, जहाँ पे जो है जिसके थ्रू जो है हम ये सेटलमेंट और ये जो जितने भी डिफरेंसेस है उनका सेटलमेंट वगैरह हम लोग जो करते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग एंड प्रोहिबिशन ऑफ बैंक ट्रांसफर। सारे जितने भी बैंक ट्रांसफर हो रहे हैं उनका रेगुलेट करना, या फिर अगर नहीं करना है तो उनको प्रोहिबिट करना, ये काम ये सब भी मेंशन्ड होना चाहिए। देन मेथड एंड प्रोसीजर फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स और डिस्प्यूट इंक्लूडिंग सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन। सो अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट आता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, हमें लड़ना है अगर, या फिर कंपनी का कुछ गड़बड़ हो गया, तो उन सारे केसेस में जो है एक आर्बिट्रेशन या फिर एक सेटलमेंट मेथड जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्या होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज लेवी एंड रिकवरी ऑफ फीस, फाइन्स एंड पेनाल्टीज। सो जितने भी फाइन है, अगर फाइन हो गया या फिर जितना भी आपका फीस हो गया, फीस वगैरह लेना हो, वो किस हिसाब से होगा वो सब भी यहाँ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा जो है ब्रोकरेज वो लोग कितना लेंगे। देन रेगुलेशन ऑफ डीलिंग्स बाय मेंबर ऑन देयर ओन अकाउंट। मेंबर्स अगर अपने ही अकाउंट से कुछ लेन देन कर रहे हैं तो उसका अकाउंटिंग वगैरह किस हिसाब से होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके जो है बाय लॉज वगैरह में जो है मेंशन होना चाहिए।
कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज रहेगा वो अपना बायलॉज बनाएगा, और ये बायलॉज सारे बनाए ही क्यों है, बस हम रेगुलेट करना चाहते हैं कि हर तरीके से हर चीज़ जो है वह रेगुलेट हो, रेगुलेशन के लिए एंड कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि जो है होने ही चाहिए। ये सब तो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ें आपके बायलॉज में जो है वो होना चाहिए ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। हमने रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देख लिया, फिर हमने रूल्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस देखे, फिर हमने बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस देखा। अब हम देखेंगे फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोड ऑफ इंक्वायरी। अब देखो भाई, क्योंकि आप जो है आप खाली एक स्टॉक एक्सचेंज हो और आपका रेगुलेटर जो है वो सेबी है, तो जब भी सेबी आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा ना, आपको वो उसको देना पड़ेगा। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये बोलता है कि जो भी आपका एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट आपको जो है सबमिट करना है किसको, सेबी को। जब भी आपको बोला जाए कि देखो एनुअल रिपोर्ट एनुअल चीज है, ये आपको पॉजिटिवली आपको ये जो चीज है ये आपको सबमिट करते ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा सेबी को पीरियोडिकल रिटर्न्स जो है, जो भी आपका फॉर्मेट रहेगा उसमें आपको सबमिट करना होगा। इसके अलावा एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड एवरी मेंबर शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व सारे के सारे डॉक्यूमेंट, और ये जो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है, ऐसा नहीं कि आपने 1 साल इस डॉक्यूमेंट को रखा, उसको सेबी को दिखाया, फिर खत्म हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपको इसको जो है संभाल के रखना है। कितने टाइम के लिए, टाइम लिमिट भी सेबी ने बोला हुआ है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिजर्व करके रखोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 साल के लिए आपको जो है इनको सेव करके रखना है अपने पास। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट जब भी आपसे सेबी मांगेगा, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन वो इंस्पेक्शन करेगा, सेबी जो है इंस्पेक्शन भी करता है, एंड जब भी इंस्पेक्शन करेगा आपको ये डॉक्यूमेंट जो है सेबी को दिखाना पड़ेगा। सेबी या उसके स्टॉक एक्सचेंज या उसके किसी भी मेंबर को जो है अगर कोई दिक्कत होता है, दिक्कत नहीं, अगर कोई वो प्रॉब्लम होता है, अगर कोई वो घोटाला वगैरह करता है, तो उस केस में भी जो है उसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेनेशन किसको आपको देना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ देना पड़ेगा सेबी को। अगर आपके खिलाफ एज अ स्टॉक एक्सचेंज आपके खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी होता है, तो वो इंक्वायरी भी जो है वो सेबी ही करवाएगा। तो यहाँ पे जो है सारा का सारा अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बिजनेस, सारा का सारा जितना भी आपके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो सारा चीजें आपको जो है रेगुलरली जो है सेबी को दिखाते रहना पड़ेगा, सेबी को अपडेट करते रहना पड़ेगा कि हमारा ये यहाँ पे ये काम चल रहा है। तो फर्निशिंग ऑफ इंक्वायरी, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सारा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपको सेबी को देना पड़ेगा, और एनुअल स्टेटमेंट जो है वो विदाउट फेल आपको जो है वो तो सबमिट आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू द पावर टू सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी। तो हमने ये बोला हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है पावर है, कुछ पावर है, क्योंकि वो हमारा गवर्नमेंट है, हमारे गवर्नमेंट के पास हमेशा पावर रहता है कि वो जो है लास्ट कॉल लेगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है, बहुत ही बड़ा घपला होता है, तो वो जो है हर चीज को सुपरसीड कर सकता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि गवर्निंग बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो सुपरसीड कर सकता है हर सब कुछ। एंड ये सुपरसीड एक सिंपल रिटर्न नोटिस पे ही वो कर सकता है, रिटर्न नोटिस। एक सिंपल रिटर्न नोटिस देके हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, वो सुपरसीड करेगा जो ऑलरेडी जो गवर्निंग बॉडी है उसको। एंड जब भी गवर्निंग बॉडी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो गवर्निंग बॉडी है वो सुपरसीड हो जाती है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो सुपरसीड कर देता है। तो सरकार यहाँ पे जो है वो सरकार विल कॉल ऑल द शॉट्स, एंड वो खुद का बंदा अपॉइंट कर सकता है, किसी भी बंदे को वो खुद अपॉइंट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि आप जो है खुद अपने बंदे को
अपॉइंट कर सकते हो टू परफॉर्म ऑल दोज फंक्शंस जो कि वो गवर्निंग बॉडी परफॉर्म करती थी। सो जो भी गवर्निंग बॉडी जिसने भी घपला किया है वो जो भी काम परफॉर्म करती थी उस काम को करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए हमारा जो सरकार है वो खुद से जो है बंदों को अपॉइंट कर लेगा जितने भी पीरियड के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स है या फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स है, कितना भी टाइम लिमिट है वो करने का अथॉरिटी जो है सुपरसीड करके वो गवर्निंग बॉडी में नए लोगों को बिठाने का जो अधिकार है वो अधिकार किसको दिया गया है? वो अधिकार दिया गया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड एक सिंपल नोटिस लिखकर ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये काम कर सकती है। सो ये पावर टू सुपरसीड गवर्निंग बॉडी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पावर है, ये जो एक्ट है, ये एक्ट जो है एक्ट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक और इम्पॉर्टेंट पावर देता है। वो पावर है कि द पावर टू सस्पेंड बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। तो अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस अगर लगता है कि बहुत ही ज्यादा गड़बड़ चल रहा है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस केस में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो जो है पूरा का पूरा जो है एक्टिविटीज है वो सस्पेंड कर सकता है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 days in the interest of trade और public। So वो जो है एटलीस्ट वो 7 days के लिए जो है सस्पेंड कर सकता है बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अगर उसको लगता है कि कोई चीज हो रहा है, वहां पे कोई गड़बड़ चल रहा है जो कि हमारे इन्वेस्टर, हमारा जो सिंपल इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है, कोई चीज जो है वो फेयरली नहीं हो रहा है और इसके इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखा है इस एक्ट ने कि आप जो है 7 दिनों तक जो है बिजनेस सस्पेंड कर सकते हो, किसका? स्टॉक एक्सचेंजेस का। एंड द पीरियड ऑफ सस्पेंशन may be extended from time to time but only after the governing body has been given an opportunity of being heard in the matter। and ऐसा नहीं है कि खाली 7 दिन तक ही सस्पेंड होगा। अगर जो बहुत ही भयंकर कोई स्कैम मैम हो गया है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनियां फंस रही हैं, तो ऐसे केसेस में ये 7 दिन का टाइम जो है और एक्सटेंड भी हो सकता है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा पावर दिया हुआ है। ये बस पावर देखो देने का उद्देश्य बस यही है कि बहुत बड़े बड़े स्कैमों से बचना। एंड स्कैमों से किसको बचाना? हमारे इन बेचारे इन्वेस्टर्स को बचाना। तो ये पावर टू सस्पेंड बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज दिया गया है। किसने? एक्ट ने दिया है। किसको दिया है? हमारे सीजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो नेक्स्ट है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय पब्लिक कंपनीज। अब पहला इसमें हम देखेंगे पावर ऑफ सेबी टू कंपेल लिस्टिंग। तो सेबी को पावर जो दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू कंपेल ऑफ लिस्टिंग। तो आपको ये बात पता है कि एवरी पब्लिक कंपनी जो है जो अपना शेयर लिस्ट कराना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज में, उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता है ना। देयर इज नो ऑब्लिगेशन दैट एवरी पब्लिक कंपनी शुड गेट इट्स शेयर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो जरूरी नहीं है कि आप जो है, अगर आपको फंडिंग चाहिए, अगर आपको पब्लिक सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आपको लिस्ट होना जो है वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बट हाउएवर अगर सेबी चाहे, अगर सेबी चाहता है कि आप जो है लिस्ट कराओ इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑफ कोर्स, तो उस केस में जो है आपको वो जो भी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स है उसको, उसमें जो जो चीजें दी गई हैं उसको मानना पड़ेगा। The second one is regarding right of appeal against refusal of stock exchanges to list security। तो अगर एक पब्लिक कंपनी है, उसने अप्लाई कर दिया है लिस्टिंग के लिए ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज ने रिफ्यूज कर दिया लिस्ट करने से, कंपनी जो है अपना जो है वो शेयर जो है वो लिस्ट कराना चाहती है, बट जो स्टॉक एक्सचेंज ने उसने मना कर दिया इसको लिस्ट करने से, इस कंपनी को लिस्ट करने से। तो ऐसे केसेस में जो है कंपनी जो है पूछ सकता है कि भाई तुम मेरे को रीजन बताओ। जो रीजन होता है, रीजन फॉर रिफ्यूजल, आप जो है आप रिफ्यूजल का रीजन पूछ सकते हो स्टॉक एक्सचेंज को। भाई तुमने मेरे को मना कैसे कर दिया, तुमने मेरी कंपनी को, मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, मेरी कंपनी को मना कैसे कर दिया कि मैं वहां पे लिस्ट नहीं करा सकता। तो आप जो है ऐसा
ऐसे केस में जो है आप रिफ्यूज़ल के लिए डाल सकते हो। एंड आप सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी को क्या कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो। एंड दिस अपील शुड हाउएवर बी प्रिफर्ड विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द रीजन फॉर सच रिफ्यूजल आर फर्निश्ड टू इट। तो एटलीस्ट 15 दिनों में ही प्रेफरेंस यही मिलती है। देखो कभी जब भी कोई कांड होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, या फिर जब भी आपको कोई रिफ्यूज करता है कि आपके कंपनी का हम जो है शेयर या स्टॉक को जो है लिस्ट नहीं करवाएंगे अपने एक्सचेंज में, तो ऐसे केस में जो है आप जल्दी से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। विद इन 15 days जो है आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हो अपील करने के लिए, जहाँ पे आपकी बात जो है सुनी जाएगी एंड आपको जो है वो बताएंगे कि आपको क्यों ये डिसीजन लिया, क्यों ऐसे आपके कंपनी के अगेंस्ट। The third one is delisting of securities. Now shares of a company may be delisted for non-payment of the annual listing fee. तो आप जो है delist कब करोगे? डीलिस्ट आप उस केस में कर सकते हो अगर देखो सबको ना फीस पे करना पड़ता है। अगर उस कंपनी ने आपके कंपनी ने फी नहीं पे किया तो आप जो है डीलिस्ट भी हो सकते हो। तो ऐसे वगैरह केसेस में जो है इन केस द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी हैव बीन डीलिस्टेड, डायरेक्टर्स इन देयर रिपोर्ट हैव टू मेक अ डिस्क्लोजर टू इट्स इफेक्ट। तो अगर आपका कंपनी का शेयर जो है डीलिस्ट हो गया है किसी भी कारणवश, तो उस केस में जो है आपका जो डायरेक्टर है उसको एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि भाई हमारे कंपनी के शेयर जो हैं वो डीलिस्ट हो चुके हैं। SEBI has also provided for voluntary delisting of securities which is permitted by the stock exchange at the request of the companies. Plus अब ये तो हो गया कि भाई आप ही के तरफ से कुछ गड़बड़ हुआ कि आपने जो है फीस नहीं भरा तो आपका डीलिस्ट हो गया। अब एक दूसरा केस है जहां पे क्या होगा कि आप ही नहीं चाहते कि भाई आप चलो पब्लिक हो गया, आपने जो है डीलिस्ट वगैरह आपने जो है लिस्टिंग करा ली स्टॉक एक्सचेंज में, आपका नाम वगैरह आ गया, फिर आपको लगता है यार इससे कुछ फायदा हो नहीं रहा है, तो उस केस में आप जो है अपना नाम जो है स्टॉक एक्सचेंज से हटवा भी सकते हो, आप जो है वहां से डीलिस्ट भी करा सकते हो। एंड दैट वुड बी अ केस ऑफ वॉलेंटरी डीलिस्टिंग। तो आप वॉलेंटरी डीलिस्टिंग भी करना चाहते हो, वो चीज भी जो है वो केस भी जो है अलाउड है, सेबी प्रोवाइड करता है फॉर वॉलेंटरी डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज अगर आप चाहते हो तो ये सारे हम क्या देख रहे थे, ये सारे हम अभी पढ़ रहे थे, ये सारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस में आता है। प्रीवियस वीडियोस में हमने पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देखा, रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में देखा, रूल्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, बाय लॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, furnishing of information and conduct of inquiry, power to supersede governing body, power to suspend business of stock exchanges, listing of securities by public companies। तो ये सारे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स है जो हमारे स्टॉक मार्केट, जो हमारे सेबी के पास है और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि भाई सेबी के और क्या पावर्स है इन रिलेशन टू स्टॉक एक्सचेंजेस। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.